स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे वायरलेस पावर ट्रांसमिशन के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो देखिए कि ये सपना जो है वो ये है कि हम लोग हाई टेंशन लाइन्स नहीं बिछाएँगे। तो हाई टेंशन लाइन किसे कहते हैं? जो भी हाई वोल्टेज लाइन होता है उसे टेंशन क्यों कहते हैं? फ्रेंड्स से कुछ लेना-देना मुझसे मत पूछिए, बस उसको एचटी लाइन कहा जाता है। तो हिसाब ये है कि हमारा सपना जो है, जो उम्मीद देख रहे हैं कि कोई भी चीज़ को प्लग नहीं करना पड़ेगा। मतलब आप गाड़ी अपने गैराज में लाए, गाड़ी चार्ज हो गई। मोबाइल कहीं रख दिए, मोबाइल चार्ज हो गया। कुछ भी प्लग नहीं करना पड़ेगा। आपको मतलब शहर अगर आप बसा रहे हैं, नया-नया डेवलपमेंट बसाया जा रहा है, तो उसमें आपको हर जगह ट्रांसफार्मर, उसे हाई टेंशन लाइन्स, उसे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स, उसका कोई टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। तो ये हमारा सपना है और इसके सपने कई सारे और सपने लग जाते हैं, जैसे कि अगर हम गैराज में ऐसा कर सकते हैं कि गाड़ी आप ऊपर लगा देते हो और चार्ज हो जाता है, तो क्यों ना ऐसा कर दें कि रोड के अंदर ये पहुँच दें, ताकि आराम से आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी एकदम बम-बम है। रेंज सर, अरे जब तक रोड है चलता रहेगा क्योंकि रोड से ही चार्ज हो जा रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो और रहा बात इसको इमोशनली आपके सामने सेल करने के लिए सेल किया जाता है निकोला टेस्ला का, कि निकोला टेस्ला का ये सपना था कि वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी मतलब पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट किया है और ये फोटो आप जो बल्ब देख रहे हैं ये वायरलेसली टेस्ला कॉइल से एनर्जाइज किया हुआ है। लेकिन एक चीज़ समझना ज़रूरी है, जब भी आपको कोई इमोशनल कॉल कर रहा है थोड़ा ब्रेक लगाएं, कस के ब्रेक लगाएं। इमोशन पे जब भी कोई जाता है तो हादसा हो सकता है। और हिसाब ये समझिए कि निकोला टेस्ला भयानक थे, भयानक इन्वेंटर थे और जवानी में जितना जितना इन्वेंशन किया वो पूरी दुनिया बदल डाली। ये बात एकदम सर्व सत्य है। लेकिन हर एक इन्वेंशन इनका उतना स्मार्ट नहीं था। जैसे कि आइंस्टाइन 100 इक्वेशंस बनाएँगे, उसमें से कुछ-कुछ बहुत सक्सेसफुल होगा। बहुत सारे में गलती भी कर देंगे, बहुत सारे में खुद की बेवकूफ़ी से वो बेवकूफ़ी करते रहेंगे। ये इंसान है, हर कोई इंसान होता है। तो ये समझिए कि आप किसी को ऐसा भगवान वाले पोस्ट पे मत डालिए कि उसने सोचा भी होगा तो सही होगा। क्योंकि उस टाइम इनवर्स स्क्वायर लॉ का अंडरस्टैंडिंग नहीं था निकोला टेस्ला के टाइम में अच्छे से, तो वो इमेजिनेशन जो है इनका इमेजिनेशन में ब्रेक नहीं लगा था। आज हमारे को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है इनवर्स स्क्वायर लॉ का, तो बहुत सारा चीज़ पे हम लोग अच्छा भैया ये ऐसा इसलिए नहीं होता है। इनके टाइम में एटम्स की अच्छे से समझ नहीं थी, इलेक्ट्रॉन्स का समझ नहीं था ढंग से, क्योंकि मतलब समझिए आप कोई भी साइंटिस्ट को आज देखते हो, वो कुछ कर रहा है, कुछ भी बवाल कर रहा है, कुछ भी भयानक कर रहा है, तो वो ऐसा नहीं होता कि वो खुद कर रहा है। हज़ारों साइंटिस्ट का डेटा साइंस बुक्स में आप पढ़ते हो, तब जाके आप उसके ऊपर मतलब समझ रहे हैं, एक कहते हैं ना स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट, वो न्यूटन भी करता था, निकोला टेस्ला भी करते थे, आइंस्टाइन भी करता है, स्टीफन हॉकिंस भी करता है। ये सब एक दूसरे के ऊपर परत दर परत बिल्ड करते हैं। तो निकोला टेस्ला के टाइम में उनसे पहले जो आया था, उन्होंने बहुत सारे चीज़ को अपग्रेड किया। लेकिन कुछ-कुछ जगह पे जहाँ पे नॉलेज का अंडरस्टैंडिंग नहीं था, जो नहीं इन्होंने फिगर आउट कर पाए थे, वहाँ पे ये लटक गया। जैसे कि इनका टेस्ला टरबाइन के पीछे सब लोग उछलते रहते हैं। किसी को ये नहीं समझ में आता कि वो आरपीएम जितना ज़्यादा हाई आरपीएम उसको चाहिए, वो बनाने पे वो बार-बार मटेरियल क्रैक कर जाता था। निकोला टेस्ला फिज़िकली बनाए थे टेस्ला टरबाइन को, वो नहीं काम किया। होता है डिज़ाइन आता है दिमाग में, आप बना के देखते हो, नहीं काम करता, छोड़ देते हो। सब लोग पड़े हुए हैं कि टेस्ला टरबाइन नहीं काम करता है सर, तभी लोग छोड़ दिए उसको। अगर कोई चीज़ काम करता है, एफिशिएंट होता है, तो लोग कंपनी पैसा दे के उसको खरीदती है। तो हिसाब यही समझिए कि ये इमोशनल कॉल करते हैं कि वो सब चीज़ फ्री एनर्जी देना चाहते, नहीं, नहीं सर, नहीं। उस टाइम उनके पास जितनी अंडरस्टैंडिंग थी उन्होंने गर्दा उड़ा दिया। फिर कुछ-कुछ होता है ना कि मतलब आप सचिन तेंदुलकर हर बार बैटिंग करने आएँगे तो हर बार छक्का नहीं मारेंगे, हर बॉल पे छक्का नहीं मारेंगे। तो वो समझने वाली बात होती है। तो ये हमारे सपनों को और इमोशंस को लेके उसका मैनिपुलेशन किया जाता है। तो अब आते हैं फिज़िक्स पे। मैं हमेशा एकदम क्लियर कर देता हूँ कि बहने से पहले सिर्फ़ ये चीज़ सोचिए कि 3 चीज़ होता है, किसी भी चीज़ का 3 परत होता है। पहला होता है फिज़िक्स, क्या लॉ ऑफ फिज़िक्स अलाउ करता है कि नहीं? दूसरा होता है इंजीनियरिंग, क्या आप उसे बना सकते हो कि नहीं? तीसरा होता है इकोनॉमिक्स, जो दादाजी लेयर है। बाकी दोनों उछलते रहते हैं, लेकिन दादाजी लेयर है भैया इकोनॉमिक्स, भैया हम बताते हैं कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। तो हिसाब करते हैं यहाँ पे वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी, फिज़िक्स क्या बोलता है? फिज़िक्स आराम से काम करता है और इसमें आपके पास बहुत सारे तरीके हैं वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी देने का। क्योंकि अगर आप टेक्निकली ठंडे दिमाग से सोचिए तो आपका ट्रांसफार्मर भी वायरलेस ही है। क्योंकि ट्रांसफार्मर में क्या होता है? कॉइल ए और कॉइल बी होता है। कॉइल ए और कॉइल बी के बीच में कंटिन्यूटी नहीं होती, वो फिज़िकली टच नहीं करता है, वायरलेसली ही ट्रांसफ़र कर रहा है, कनेक्शन पाथ नहीं, और अगर गलती से शॉर्ट हो जाता है, ट्रांसफार्मर बूम हो जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र, वो हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। और अंतर ये है, मतलब जैसे ये एयर कोर जो है, जो आपके मोबाइल फ़ोन में होता है, इसमें और ट्रांसफार्मर में ये बहुत इनएफिशिएंट है। आपका ट्रांसफार्मर बहुत एफिशिएंट होता है क्योंकि उसमें कोर लगाया जाता है। फेराइट कोर लगाया जाता है, या मतलब जो फ्रीक्वेंसी पे वो चल रहा है उसके हिसाब से उसका कोर डिज़ाइन किया जाएगा, लैमिनेट्स लगाए जाएँगे ताकि बम बम एफिशिएंसी भी चले। यानी कि आप 100 किलोवाट डालेंगे अंदर, ऑलमोस्ट 98 किलोवाट या 99 किलोवाट निकल जाएगा दूसरी साइड से। ये सब में आप 100 डालिए, उधर 10 भी निकल जाए, बल्ले-बल्ले।
तो ये समझने वाली बात होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन काम करता है, इसी से आपके बहुत सारे वायरलेस सिस्टम चलते हैं। आपका मोबाइल चार्जर भी इसी पे चलता है, ट्रांसफार्मर्स इसी पे चलते हैं। इस कैपेसिटी तो बम होती है, पूरा मेगावाट पे मेगावाट इधर से उधर होता है, लेकिन डिस्टेंस बहुत कम होता है। यानी कि कॉइल ए और कॉइल बी जितना नज़दीक रहेगा, जितना प्यार करेंगे एक दूसरे से, बल्ले बल्ले होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपका मोबाइल देखिए, एकदम रखना पड़ता है। ऐसा भी नहीं कि आप चार्जिंग पैड है तो थोड़ा सा दाएं रख, ना जी ना सर, एकदम ऊपर रखिए, फिसले तो गए, नहीं काम करेगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। ये लॉ ऑफ फिजिक्स है, छेड़ा नहीं जा सकता। आप कोई भी ऐसा इंडक्टिव कपलिंग नहीं बना सकते कि हाँ जी 100-400 किलोमीटर दूर बिजली जाएगा ही नहीं। और अगर आप कोशिश करेंगे वो इतना ज़्यादा इनएफिशिएंट हो जाएगा, मतलब कि हाँ आप 1 गीगावाट एनर्जी डालो, उधर कितना जा रहा है सर, 2 किलोवाट पहुँच रहा है। समझना ज़रूरी है, लॉ है, छेड़ नहीं सकते, घूस नहीं खिला सकते। तो और वही समझिए, हम लोग ट्रांसफार्मर में कोर में बहुत मेहनत करते हैं ताकि इफिशिएंसी रहे। अगर वो कोर को हटा के एयर कोर कर दें, यानी कि इसे एयर कोर कहा जाएगा, इफिशिएंसी स्वाहा हो जाती है। तो ये समझना ज़रूरी है। ये हुआ एक ऑप्शन जो आपको इस्तेमाल में दिखता है। दूसरा ऑप्शन होता है कि इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बदल दिया जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में या फोटॉन्स में बदल दिया जाए। किस स्पेक्ट्रम का वो आप डिसाइड करो। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि ये नासा का सबसे बड़ा टेस्ट किया गया है टिल डेट का, जिसमें वो लोग माइक्रोवेव का इस्तेमाल करके एनर्जी भेज रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं 1-1.5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है, और उसमें रेक्टेना है जो माइक्रोवेव को रिसीव करता है, एनर्जी में कन्वर्ट करके लैंप्स जलाता है। ये लिटरली अभी तक का काफ़ी बड़ा टेस्टिंग है, नीचे वीडियो दिया हुआ है। और ये आपका हो गया इंडक्टिव वाला, बहुत सारे गाड़ी में भी इंडक्टिव के पीछे ही मेहनत किया जा रहा है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करके आप भेज सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन बहुत सारा है, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, आप फोटॉन्स जो है किस स्पेक्ट्रम में बदल सकते हैं, वो आप पे चॉइस है। जैसे चाहे तो आप उसे लाइट पे कर सकते हैं कि हाँ भैया हम लाइट दे रहे हैं, सोलर सेल से उधर उसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं, वो आपका चॉइस है। लेजर दे रहे हैं, एक डेडिकेटेड खासतौर का सोलर सेल रहे जो काफ़ी अच्छा कन्वर्सन इफिशियंसी दे, उससे आप वापस कन्वर्ट कर ले रहे हैं। ये यूएस आर्मी के पास इसका काफ़ी सारा प्रोटोटाइप्स है। फिर आप कर सकते हो कि हम माइक्रोवेव का फोटॉन्स इस्तेमाल करें, वो ये वाला रेक्टेना वाला सिस्टम कर सकते हैं। इसी का मतलब खूब सारा ऑप्शन है, ऑलमोस्ट पूरा जितना स्पेक्ट्रम है सबसे आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन हर का कुछ फ़ायदा कुछ नुकसान होगा। जैसे कि लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, भैया दिख जाएगा, क्यों इस्तेमाल करोगे, लाइट नहीं करोगे। अच्छा भैया इंफ्रारेड का क्यों नहीं करें, इंफ्रारेड से गर्मी होती है, वो हमें महसूस होगा, तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि इंफ्रारेड इस्तेमाल करें। माइक्रोवेव का क्या फ़ायदा, वो चीज़ों के आर पार जा सकता है, तो उसको इस्तेमाल करते हैं। और डायरेक्ट हमारे पे एनर्जी डंप नहीं करेगा, तो वो भी बल्ले बल्ले है, लेकिन अगर बहुत डालते हैं तो ऑब्वियसली डंप करने लगेगा। तो भी समझिए आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। आप ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम में रह सकते हैं, आप माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम में रह सकते हैं, आप मिलीमीटर वेव में जा सकते हैं, मतलब पूरा जो स्पेक्ट्रम है। टेक्निकली चाहे तो आप एक्सरे या गामा रेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। फिजिक्स रोकता नहीं, ये मैं फिजिक्स को क्लियर कर दे रहा हूँ। एनर्जी को इधर से उधर करना वायरलेसली पॉसिबल है बाय लॉ, तभी आपका मोबाइल फ़ोन चलता है। बस अंतर ये होता है कि मोबाइल टावर किलोवाट में बिजली खाता है, आपका मोबाइल फ़ोन तक पहुँचते पहुँचते वो नैनोवाट हो जाता है, इसीलिए सिर्फ कम्युनिकेशन चलता है। तो बात करते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो फिजिक्स है, काम किया जा रहा है, और काफ़ी लोग काफ़ी अच्छी इफिशिएंसी के पीछे सपने चल रहे हैं, और क्लेम किया रहा है कि मतलब जो ऑप्टिकल सिस्टम्स हैं, ऑप्टिकल सिस्टम मतलब फोटोन बेस्ड सिस्टम जितने हैं वो डिस्टेंस भी अच्छा दे देता है। और उसका ये फ़ायदा होता है कि वहाँ पे अच्छा खासा इफिशिएंसी आपको मिल सकता है, 50% इफिशिएंट, 60% इफिशिएंट, 80% इफिशिएंट तक के आप सपने देख सकते हैं, और फिजिक्स में आपको मिल सकता है वैसा। लेकिन बात ये समझिए कि फोटॉन्स के बारे में एक चीज़ समझना ज़रूरी है, हर चीज़ पे फोटॉन का असर पड़ता है। यानी कि अगर मेरे बॉडी के थ्रू फोटॉन जा रहा है, क्या उसका असर पड़ेगा? हाँ, पड़ेगा। क्या यहाँ पे जहाँ मैं यहाँ खड़ा हूँ, क्या यहाँ फोटॉन्स हैं? बहुत सारे, ऑब्वियसली लाइट बल्ब से निकल रहा है, ये टीवी से निकल रहा है, कॉस्मिक रेज़ हैं, वो भी निकल रहे हैं, सब चीज़ फ़र्क पड़ रहा है। फ़र्क क्या पड़ता है कि आपको नुकसान कब होगा? नुकसान होगा अमाउंट, कि कितने फोटॉन पर सरफेस एरिया पे है। यहाँ पे थोड़ा-सा ये समझना ज़रूरी था कि जैसे सब लोग बोलेगा आयनाइजिंग रेडिएशन बहुत खतरनाक है। हाँ भी और नहीं भी, खतरनाक है, लेकिन आपका उसका एक्स-रे होता तो आप ऊपर क्यों नहीं चले गए? क्योंकि बात वही समझिए कि उसका अमाउंट कम रखा जाता है कि भैया हम आपको डोजेस कम रखेंगे। पूरा लॉजिक डोजेस पे होता है, यानी कि आपके 1 मिलीमीटर स्क्वायर में या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में या मीटर स्क्वायर में कितना ऊम्फ जा रहा है फोटॉन्स का। गामा रेज़ बहुत डेंजरस होता है, वन ऑफ दी वर्स्ट थिंग है, लेकिन उसको हम लोग फूड इरिडिएट करने में इस्तेमाल करते हैं। जो आप लोग सुनते हो ना, इरिडिएटेड फूड, जो जिनका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होता है उनको दिया जाता है। कई सारे सीरियस केसेस में गामा रेज़ का इस्तेमाल करके ट्यूमर को उड़ाया जाता है। क्यों? वो आदमी क्यों नहीं ऊपर चला जाता? हम लोग उसको उस खतरनाक हालत में उसको ट्रीट गामा रे से कैसे कर पा रहे हैं? बात वही समझिए, अमाउंट पर सरफेस एरिया। सिर्फ आयनाइजिंग रेडिएशन अच्छा या बुरा नहीं होता है, अमाउंट सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अब इसका उल्टा पे आते हैं, ये तो आपको मैंने बताया एक्सरे आपका यूज़ होता है, आप जिंदा रहते हो। कैट स्कैन हुआ है तब तो कितना एक्सरे आपके बॉडी में गया है, तो उसके बारे में बात ही नहीं करना है। गामा रेज़ का भी उम्मीद करता हूँ आपको कभी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन वो भी किया जा सकता है। अब आते हैं दूसरी साइड में, आप बोलोगे कि अच्छा फोटोन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि जैसे लाइट हो गया, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम, जिस लाइट से आप मेरे को देख रहे हो उसमें भी नुकसान होगा। एग्जांपल के तौर पे जैसे आप एक फ्लैश लाइट लेते हैं जो 100 वाट का पीक आउटपुट देता है, उतने छोटे से एरिया में उसे अगर कागज पर रखें वो जल जाएगा।
ये बात समझना बेहद ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी फ़ोटॉन लेते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी डाल देते हैं कि भैया यहाँ पे बहुत सारा फ़ोटॉन्स निकल रहा है और उसका मतलब समझ रहे हैं एनर्जी यानी वॉट्स पर मीटर स्क्वायर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो नुकसान कर देगा। फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस स्पेक्ट्रम का है। अल्ट्रावायलेट का सीधे उड़ा देगा, माइक्रोवेव है सीधे उड़ा देगा, लॉन्ग रेंज ये मतलब लॉन्ग वेवलेंथ है वो भी उड़ा देगा, सब चीज़ उड़ा देगा अगर ऊम्फ बहुत ज़्यादा डालते हैं। और ये फिजिक्स है, इसीलिए कभी भी दो एंटीना अगर ऐसा बनाया जाए जो बहुत ज़्यादा पावर इधर से उधर कर रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन स्पेक्ट्रम यूज़ कर रहा है, अगर उसके बीच से गुजरेंगे आप उड़ जाएंगे। यानी कि अगर आप 1 गीगावाट का पावर प्लांट बम बम बिजली दे रहा है, यहाँ पे दूसरा 1 गीगावाट, अब बोलोगे माइक्रोवेव तो एक दूसरे के आर पार चला जाता है, हम उससे भेजते हैं। बात है उसके अंदर से चिड़िया अगर गुजरा माइक्रोवेव के जैसा हो जाएगा। तो हिसाब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको ये ध्यान रखना अमाउंट पर सरफेस एरिया, बाकी सारा चीज़ को हटाइए, कौन सा फोटोन यूज़ हो रहा है, कौन सा स्पेक्ट्रम यूज़ हो रहा है, उस पर ध्यान मत दीजिए। अमाउंट पर सरफेस एरिया। हाँ भैया, अगर 1 स्क्वायर मीटर पे 10 वाट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका बॉडी बोलेगा अच्छा शायद थोड़ा-सा गर्म हो गया, थोड़ा-सा पसीना कर दो, ठंडा कर दो, कोई टेंशन नहीं है। और ठंडा का मौसम है तो अच्छा ही लगेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे समझिए लॉ, अब दूसरी लॉ पे आते हैं कि आप कुछ भी कर लिए ये ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होगा। यानी कि इसको अगर कंपेयर किया जाता है हाई टेंशन लाइन से, यानी कि हाई वोल्टेज लाइन से, ये उसके कंपेयर में कहीं एफिशिएंट नहीं होगा। मतलब होता ही नहीं है, डिस्कशन ही नहीं करना है। आपको कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट बोल दे कि हम 100% दे रहे हैं, वो एक डिटेल हटा रहे होंगे। जैसे कि मैंने जिस वीडियो को देख के ये वीडियो बना रहा हूँ, उसमें लिटरली उन्होंने कहा कि 100% कन्वर्सन है। हम बोले कुछ गड़बड़ है सर, कुछ गड़बड़ है सर, आप कुछ डिटेल मिटा। तो बताते कि रिसीविंग एंड में 100% एफिशिएंट है। हो सकता है सर ट्रांसमिशन, अच्छा वहाँ पे 30% आप लूज़ कर दे रहे हो। बोले ना लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अलाउ नहीं करता कि आप 100% करें। वो सबसे बेस्ट है कि आप हाई ट्रांसमिशन लाइन इस्तेमाल करें, वो वही दी बेस्ट है और आप उससे नीचे ही जाओगे। कुछ भी आप करोगे आप उससे नीचे ही जाओगे। और यहाँ पे अब आते हैं मैथमेटिक्स, जैसे मैंने बताया इनवर्स स्क्वायर लॉ, रेंज जितना आप बढ़ाते चल जाएंगे एफिशिएंसी उतनी घटती चली जाएगी। ये समझना जरूरी है कि जैसे कि अभी बहुत बड़े बड़े पावर लाइंस बनाए जा रहे हैं जो कि अथाह बिजली इधर से उधर कर रहा है। जैसे इंडिया में एक है आगरा ईस्ट लिंक का, वो है 8 गीगावाट का। चाइना में 3 गॉर्जस डैम को जोड़ा गया है, वो है 12 गीगावाट का। बम बम मात्रा में बिजली एक जगह से दूसरी जगह लिया जा रहा है। तो अगर वो आप किसी भी वायरलेस सिस्टम से करने का कोशिश करेंगे, भूल जाइए सर। अब 12 गीगावाट भेजा गया, सर इधर कितना आ रहा है, एक दो वाट आ जा रहा है, इतना लॉस होगा। डिस्टेंस बढ़ाते जाइए, लॉस बढ़ते चला जाएगा। तो ये होता है एक्चुअल प्रॉब्लम। आप और हमें क्या फर्क पड़ेगा, यही प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स पे, जो मतलब दादाजी ले रहा है उछलने का, सब लोग उछल लेते हैं। 1950 में ये हो गया था, 1960 में ये हो गया था, 1920 में ये हो गया था, निकला टेस्ला निकल, भाई वो सब हो जाता है। इकोनॉमिक्स पे आइए मतलब टका में आइए, मेन लेवल पे आइए। तो इनएफिशिएंसी का सीधा मतलब होता है लॉस्ट रेवेन्यू, यानी आप पैसा में आग लगा रहे हो। कोई क्यों लगाएगा? और हिसाब ये समझिए कि आपको पैसा कैसे मिलता है। जैसे कि आप एक घर बना रहे हो, शहर बना रहे हो, जैसे मैं ही बिजली खपत कर रहा हूँ, मैं किस बिजली का पैसा दे रहा हूँ? जो मेरे मीटर में आ रहा है ना, मैं उस मीटर का पैसा दूंगा ना कि सर मैंने आपका 100 वाट मतलब समझिए 100 यूनिट खपाया है, तो ये 100 यूनिट का बिल हो गया। वो बोलेगा नहीं देखो सर आपके पास भेजने में मुझे 130 बनाना पड़ा। मैं थोड़े, आई डोंट केयर, मेरा प्रॉब्लम थोड़ी है, वो आपका है। और इसीलिए देखिए हम लोग एकदम लॉस को कम रखना चाहते हैं ताकि थोड़ा सा ही रेट बढ़ाया जाए। मतलब कि अगर 100 यूनिट का रेट एक्स होता है तो हम लोग एक्स प्लस 10% 20%, और वो रखा जाता है इसके लिए कि मतलब जो लॉस होगा, इनएफिशिएंसी होगा, डाउन टाइम होगा, वो सबका रिकवरी के लिए बफर रखा जाता है। अब वहीं आप मुंह खोल के बोलोगे भैया गुने में आएगा कि आप 100 यूनिट खा रहे हो लेकिन प्लांट को 10,000 यूनिट बनाना पड़ रहा है आपको भेजने के लिए, कहाँ से होगा? इकोनॉमिक्स कहाँ से उसे सपोर्ट करेगा? तो साहब वही समझिए कि आपको बेचा, ये मीटर्स में जो आ रहे हैं उसके चलते आपको पैसा मिलता है, ना कि आप बोलोगे मेरे सब स्टेशन में इतना आया था। उससे किसी को क्या लेना देना है सर? वो आपके प्रॉब्लम हो जाती है, हमारा नहीं, कस्टमर का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो वही समझिए। और वेस्ट करेगा ना ये रिसोर्स, जैसे कि काफ़ी जगह पे काफ़ी लोगों को मैं सुनता था कि मतलब एकदम सोचते नहीं है ढंग से, ठंडे दिमाग से सोच नहीं रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला कि एल्युमिनियम एयर बैटरी सिर्फ 20% एफिशिएंट है, यानी कि एल्युमिनियम को जो वो कह रहे थे कि चार्ज करेंगे, चार्ज होता नहीं है, वो यूज़ एंड थ्रो बैटरी है। तो उसको जब रिसाइकिल करेंगे, जो कि लोगों को मूर्ख बना देते कि एल्युमिनियम रिसाइकिल हो जाता है, बात है सर वो ऑक्सीडाइज नहीं होता इसलिए रिसाइकिल होता है। आप बैटरी में उसे ऑक्सीडाइज कर रहे हो तभी उससे बिजली निकाल रहे हो, तो वो पूरा एल्युमिनियम ओर में बदल जाएगा, उसे फिर से बनाने में बहुत एनर्जी वेस्ट होगा। तो उसके जितने भी साइंटिस्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं वो आ रहे हैं भैया अगर आप 1 मेगावाट का बिजली डालेंगे, बहुत खुशकिस्मत रहे तो समझ लीजिए 200 किलोवाट आपको मिलेगा बैटरी से वापस। तो वो जो 800 यूनिट आपने वेस्ट कर दिया, उस आसमान से नहीं आया ना सर। आप बोले सोलर पैनल फ्री का नहीं बनता है सर, उसका भी कार्बन फुटप्रिंट होता है, प्लस सरफेस एरिया भी होता है, प्लस उसके लिए कनेक्शंस डालने पड़ते हैं, इन्वर्टर डालने पड़ते हैं, फ्री नहीं होता है। विंड लगा दे, अरे विंड के लिए टरबाइन बनाने पड़ते हैं, फ्री का नहीं आता है। ज़मीन खरीदना पड़ता है, ज़मीन छोड़िए आप समुद्र में जाते हो उसके लिए आपको मेंटेनेंस स्टाफ रखना पड़ता है, बोट्स को ये करने पड़ते हैं, बहुत खर्चा होता है। वेस्ट आप क्यों करना चाहते हो? आप क्यों, आपको इतनी खुजली है कि हम एनर्जी लेंगे स्वाहा कर देंगे, क्यों?
क्यों वेस्ट करना चाहते हैं? और रियलिस्टिकली अभी बात करें तो आप सिर्फ कोयला ज़्यादा जलाओगे, तेल ज़्यादा जलाओगे, क्यों? क्यों आप ज़बरदस्ती का बर्बाद करना चाहते हैं? तो हिसाब सही है। और रहा बात कि काफ़ी लोगों का कहना होगा ये सब लाइन महँगे होते हैं, ये बात एकदम सही है। बच्चों खेलने की चीज़ नहीं, करोड़ों लगते हैं इसको बनाने में। शत प्रतिशत सत्य है। लेकिन ये अपना जितना दाम लेता है आपसे, जितना भी इलेक्ट्रिकल ग्रिड से ये दाम उठाता है, उसका रिटर्न ये दे देता है एफिशिएंसी से कि भैया हम इतना बढ़िया आपको पाइप देंगे, जो ऑलमोस्ट 95% डिलीवरी देगा, ऑलमोस्ट 100% अप टाइम देगा, जब तक कुछ बहुत बड़ा त्रासदी ना हो, भूकंप हो या सुनामी-उनामी ना हो, तब तक देंगे हम आपको और आपको चिंता नहीं करना। ये सब एक बार बना दिया जाता है, भूल जाओ सर, भूल जाओ सर, वो उसको 20-30 साल तक नहीं देखना, बीच में कभी-कभी मेंटेनेंस देखना होता है। तो वही समझिए कि लाइफ लॉन्ग अगर आप देखेंगे कि कितना एफिशिएंटली आप ट्रांसमिशन कर रहे हो, तो इसका पैसा रिटर्न आ जाता है। इसीलिए लोग इस पे खर्च करते हैं, इसीलिए आपको शहर में ये सब दिखेंगे। तो वही समझिए। और अब आपको समझाते हैं एफिशिएंसी कितनी मायने रखती है कि पूरी दुनिया एसी को त्याग रही है, घुस रही है डीसी में, हाई वोल्टेज डीसी में, ट्रांसमिशन के लिए। आप और हमारे तक एसी ही आएगा ट्रांसमिशन के लिए। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये सबको अगर 100 किलोमीटर आपको देना है कि ठीक है भैया यहाँ ए है, यहाँ बी है, 100 किलोमीटर की दूरी है, आप भेजो बिजली। ठीक है, कितना लॉस हो जाएगा? सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन की बात करो तो सब स्टेशन हटा दिया, सिर्फ लाइन कितना खा जाएगा बिजली? तो जनरली कहा जाता है एसी में कोई भी वोल्टेज ले लिया, आपको अराउंड 6% स्वाहा हो जाता है। मतलब कि आपने 1 मेगावाट भेजा था तो उसका 6% स्वाहा हो गया। कहाँ गया सर? खत्म सर, वो तार का हीटिंग में चला गया, कैपेसिटेंस लॉस में चला गया, स्किन इफेक्ट में चला गया। खत्म सर, खत्म। वो पहुंचेगा ही नहीं दूसरी तरफ। ये 100 किलोमीटर की बात है। अब वही बात को 100 किलोमीटर की जगह पे आप ये करते हो भैया 100 किलोमीटर रखो, उसे हाई वोल्टेज एसी की जगह पे हाई वोल्टेज डीसी कर दो, एचवीडीसी कर दो, तो वो 3% ही बर्बाद करता है। तो 6% की जगह 3%। इसलिए आप लोग कई जगह गूगल अगर करेंगे तो दिखता है ना, एचवीडीसी इज 50% मोर एफिशिएंट। 50% एफिशिएंट का वही मतलब होता है कि वो 6% लॉस की जगह पे 3% करता है। तो जैसे आगरा ईस्ट में जो लिंक बनाया गया जो 8 गीगावाट का है, वो क्यों किया गया? अगर उतना एनर्जी को वो ट्रांसफर करते एसी से, पर 100 किलोमीटर वो 6% लॉस करते जाते तो सर पहुंचता ही नहीं ज़्यादा उधर। इसीलिए हम लोग हाई ट्रांसमिशन लाइन कर रहे हैं, और उसको भी समझिए अपग्रेड कर रहे हैं कि भैया एसी को छोड़ो डीसी में घुसो। टका ज़्यादा लगता है लेकिन पैसा रिटर्न आ जाता है। और आप मुंह खोल के बोल रहे हो वायरलेस, जो कि दी बेस्ट है 30%। कहाँ से सर, कहाँ से? आपको पैसा कौन देगा सर, हमें आप ये बताओ। आप या तो आपको हर यूनिट का दाम इतना बढ़ाना पड़ेगा कि वो जो 70% आप ये मतलब 30% जो आप एक्सेस प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका पैसा रिकवर हो जाए, प्लस आपको सुपर एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी, ये सब तो कॉमन टेक्नोलॉजी है। मतलब महंगा इंजीनियरिंग के हिसाब से कि मतलब डिज़ाइन करना, टावर डालना, लेकिन इनहेरेंटली कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। आप बात करो कि हम मिलीमीटर वेव से एंटीना बनाएंगे, भाई वो सब टेक्नोलॉजी बहुत महंगी आती है। हम उसको डायोड्स, जीना डायोड से उसको रिसीव करेंगे, भाई वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। ऐसा नहीं कि नहीं किया जाता, लेकिन वो आप जो चीज़ मांग रहे हैं वो बहुत महंगा है। यहाँ पे क्या लग रहा है, भैया एल्युमिनियम से बना दो, अगर सस्ता में बनाना है, महंगा बनाना है तो कॉपर से बना दो, सिरामिक लगता है उसका इंसुलेटर सब में, थोड़ा सा इंजीनियरिंग, नट बोल्ट, स्टील, काम खत्म कर जाइए। तभी तो ये 1980 से बनाए आ रहे हैं। तो वही इकोनॉमिक्स को समझना बेहद ज़रूरी होता है। तो बात करते हैं मेरी उम्मीद क्या है इस दुनिया से। मेरा उम्मीद है कि कुछ कुछ जगह पे वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी सेंस बनता है, जैसे कि पावर ट्रांसमिशन अगर आपको करना है स्पेस से, जैसे कि जो जापान करने की कोशिश कर रहा है, यूएस करने की कोशिश कर रहा है कि अंतरिक्ष में वो सोलर फार्म डाल देंगे और उससे शांति से बिजली देंगे ताकि वो दिन रात सुबह शाम चलता रहे जो स्टेशनरी ऑर्बिट से। तो क्या वैसा किया जा सकता है? फिजिक्स बोलता है हाँ। तो मैंने तो बोला कि अगर उतना मान लीजिए वो 2 गीगावाट का ट्रायल पे कोशिश कर रहे हैं, उनका टारगेट है 2 गीगावाट मिनिमम। तो अगर वो करते तो उतना एनर्जी आएगा तो सुहा नहीं करते। एनर्जी उतना दूर से आ रहा है, 36,000 किलोमीटर से, वो फैल जाएगा। आप लेज़र बना के भी भेजोगे तो भी वो फैल जाएगा। अब फैलने का क्या फ़ायदा होता है? वो बहुत बड़ा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि एक सर्किल बना लीजिए जो लगभग 6 किलोमीटर का डायमीटर रखेगा। तो वो इतना डाइल्यूट हो जाता है, आप रिसीव कर सकते हो ऑब्वियसली, तभी तो इतना लो पावर पे आपका टीवी चलता है, एफएम चलता है, वो सब आप आराम से रिसीव कर सकते हो, उससे कन्वर्ट भी कर सकते हो। और वो इतना लो रहेगा कि अगर उससे बीच से प्लेन उड़ा कोई दिक्कत नहीं, चिड़िया उड़ा कोई खास दिक्कत नहीं, आप रहोगे कोई दिक्कत नहीं, मेंटेनेंस स्टाफ रहेंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतना डाइल्यूट हो जाएगा। तो वहाँ पे सेंस बनता है वायरलेस करने का, क्योंकि आप तार थोड़ी डालने वाले हो वहाँ तक, वहाँ सेंस बनता है। लेकिन जहाँ पे सेंस ही नहीं बनता वहाँ पे करने का क्या फ़ायदा होता है? जैसे ये डिज़ाइन जो है एमराल्ड करके, ये इस तरह का फ़ोटो दिखा रहा है कि आपका ये जैसे जंगल में तार बिछाना महंगा रहेगा। सर ये आपका कितना महंगा रहेगा ये आप क्यों नहीं बता रहे हो? और प्लस जो भी ये कंपनी तार बिछाएगी उसको एक दिन का मतलब भले हो जाता है प्रॉफिट, अरे भैया मेरा $5 मिलियन जैसे मान लीजिए लगता है यहाँ पे पोल बिछाने का, वो बच गया। आपने 5 मिलियन में मान लीजिए 3 मिलियन आपने खर्च कर दिया इस इक्विपमेंट को, ठीक है। सर रेवेन्यू तो आपका घट गया ना, क्योंकि जो उस साइड है उसको तो 30% लेस मिल रहा है, क्योंकि वो भले कन्वर्ट कर दे रहा है, जितना उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हिट कर रहा है वो उसको आराम से कन्वर्ट कर देता है बल्ले बल्ले। लेकिन ट्रांसमिशन एंड में तो आपका लॉस हो जा रहा है ना। ट्रांसमिशन ये जो ट्रांसमीटर ये तो 30% सुहा कर दे रहा है।
तो यानी उधर बिजली का अब ये रिकरिंग आपका पेनल्टी है, यानी कि जितनी यूनिट्स भेज रहे हैं हर यूनिट्स में ये खप खाया जा रहा है। घुमा फिरा के ग्रैंड टोटल आपका लॉस इतना होगा कि भैया शांति से बिछा देते। इकोनॉमिक्स ही नहीं छोड़ता। फिर जैसे था कि इमरजेंसी में ऐसे करके देंगे, हम लाइक भैया अगर इमरजेंसी में ये करने का बात आ रहा है ना, शांति से एक हेलीकॉप्टर से छोटा सा जनरेटर, पोर्टेबल जनरेटर पेट्रोल टैंक के साथ डाल दो, काम खत्म। वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है। और फ्यूल आप देते जाओ, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ये क्या लॉजिक है? और इसमें भी ये मतलब मिलीमीटर वेव यूज़ कर रहे हैं। बात है कि वेवलेंथ जितना आप बढ़ाते जाओगे उतना उसका ट्रांसमिशन कम होता है, तो इनको पता है कि बहुत दूरी तो ये जाएगा नहीं, तो ये लॉजिक कर रहे हैं कि ट्रांसमिशन एंटीना, फिर वो रिले में जाएगा, फिर रिले से रेक्टिना में जाएगा। भाई कितना लॉस करोगे एनर्जी? तो हिसाब वही समझिए कि स्पेस सोलर के बारे में जब कोई बोलता है कि वायरलेस एनर्जी ट्रांसमिट किया जाए, सेंस बनता है, क्योंकि वहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। और आप बता 15 में सोलर पैनल बिछा रहे हो तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आप जितना बड़ा बनाना चाहे बना दो, और उसमें आपको मान लीजिए 30% लॉस हो जाता है, ठीक है, आप 30% ज़्यादा बड़ा बनाओगे, लेकिन बिजली तो आपको मिलेगी ना 24/7 बिना दिक्कत के। तो सेंस बनता है। मेडिकल इम्प्लांट्स हो रहे हैं, जो जैसे कि आजकल पेस मेकर आता है, उसमें आपको हर 10 साल में खोद के नहीं हटाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इंडक्टिवली चार्ज किया जा सकता है बैटरी सबको। तो वहाँ पे बहुत अच्छा इस्तेमाल है कि फालतू का किसी को चीरा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। उससे बढ़िया बात क्या हो सकता है? तो कुछ-कुछ बहुत अच्छे इस्तेमाल हैं इसके। जैसे अंडर वाटर सबमरीन्स हो गए हैं, उसके केसेस में ये होता है कि जैसे रिमोट ऑपरेटेड सबमरीन्स हैं, उसको बैटरी बार-बार चार्ज करना पड़ता है। और पानी के अंदर है, सॉल्टी वाटर में, कहाँ से उसको कहीं पे भी कोई कॉन्ट्रैक्टर देंगे वो रस्ट कर जाएगा, कोरोड कर जाएगा। तो शांति से भैया इंडक्टिवली कर दो, बल्ले-बल्ले। तो कुछ-कुछ जगह है जहाँ पे इसका बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन हर जगह ज़बरदस्ती में नॉर्मल ग्रिड की जगह पे जो काम करता है, जो एफिशिएंट है, उसको हटा के आप इनएफिशिएंसी डाल के, बिल बढ़ा के और प्लस लॉस ऑफ रेवेन्यू डाल के क्या मिल जाएगा? हिसाब ये समझिए, मुझे इसीलिए वायरलेस मोबाइल चार्जिंग में एकदम नहीं पसंद है, क्योंकि अगर आप कन्वर्ट करेंगे कि कितना आप पावर मीटर लीजिए, दीवार में लगाइए, प्लग से मोबाइल चार्ज कीजिए, देखिए कितना एनर्जी में वो फुल चार्ज करता है 0 to 100। और वही काम आप वायरलेस से करेंगे, वायरलेस में वो मिनिमम 30 to 40% एक्स्ट्रा खाता है। मतलब आप फालतू का पर्यावरण में आग लगा रहे हैं सिर्फ कि भैया आलसी है, भैया कौन एक ठो प्लग लगाए, बहुत आलसी है, जीवन में बहुत कष्ट है, हमको प्लग लगाने में हमारी जान निकल रही है। तो और वही सोचिए, आप बोले अरे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात एकदम सही। एक मोबाइल में अगर वायरलेस चार्जिंग है तो फ़र्क नहीं पड़ता। पूरे दुनिया में 7 करोड़ नहीं मोबाइल फ़ोन है, 7 अरब के आसपास है। 7 अरब मोबाइल फ़ोन का पर मोबाइल का अगर पावर कंजम्पशन 20 वाट भी है और उसमें आप 30% एक्स्ट्रा खपा रहे हो, हिसाब लगाइए सर, हिसाब लगाइए ना, लगाइए। बहुत ज़्यादा गीगावाट हम लोग सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं दुनिया में, क्यों? जीवन में कुछ नहीं है, के प्लग लगाए, वायरलेस कर लो। गाड़ी में करेंगे तो गाड़ी अगर आपका जैसे टाटा बोल रहा हूँ, महिंद्रा ईवो का बात करें तो 30 किलोवाट आवर का उसका कैपेसिटी है, उसमें ऐड कर दीजिए 30%, उतना बिजली आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। वो तो आपके बिल में आएगा सर, वो तो आपका सीधा बिल में आएगा कि जो ईवो खरीद लेता है उसमें इंडक्टिव चार्जर की जगह पे शांति से भैया प्लग लगाते हैं, वो तो बोलेगा हमारा बिल तो ज़्यादा नहीं आ रहा। जो इंडक्टिव वाला है, अरे यार हम सोचे थे तेल से सस्ता पड़ेगा, ये तो महंगा का यार है। कन्वीनियंस उतना जो अलसियाने का आप कोशिश किया कि नहीं भैया कि उसमें प्लग लगाए लीजिए, तो वही समझिए ये बहुत अनवाइज यूज़ है। और मैं परेशान हो जाता हूँ कि जब देखो तब ये वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी लोग आ ही जाते हैं, जब देखो तब आ जाते हैं। जहाँ पे इसका यूज़ है वहाँ पे यूज़ कीजिए, बल्ले-बल्ले, उससे बढ़िया बात तो कुछ है ही नहीं। जहाँ पे यूज़ ही नहीं, ज़बरदस्ती का ठूँसे जा रहे हैं, तो देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन वायरलेस एनर्जी ट्रांसमिशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।